नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। हमारे पास कई जरूरी स्रोत हैं आज। एक तो है भारत की नई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, फिर छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ताज़ा निर्देश हैं, और भारत के जलवायु लक्ष्यों पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा काम है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है उसे निकालें, समझें कि असल में हो क्या रहा है और ये सब क्यों मायने रखता है। तो कहाँ से शुरू करें? राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 से? हाँ, वही से करते हैं। ये 2002 वाली पुरानी नीति की जगह ले रही है, सुना है। और इसका नारा है सहकार से समृद्धि। अगले 20 साल का रोड मैप है ना, 2025 से 2045 तक। जी। और इसमें एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, अगले 5 सालों में मतलब 2030 तक 2 लाख नई एमपैक्स बनाने का। एम्पैक्स यानी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। 2 लाख? ये तो काफी बड़ा नंबर है। कैसे होगा ये? इसके लिए जो मौजूदा सफल योजनाएं हैं ना, जैसे डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF, या फिर PM मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, जो डेयरी और मछली पालन वाली हैं। हाँ, उन्हीं का इस्तेमाल करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जो काम कर रहा है उसी के सहारे विस्तार। और साथ ही समावेशी विकास पर भी काफी जोर है। समावेशी विकास मतलब खास तौर पर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं को सहकारी आंदोलन से जोड़ने पर फोकस रहेगा। ठीक है। और ये जो 2 लाख नई समितियां बनेंगी, ये करेंगी क्या? इनका काम क्या होगा? इन्हें करीब 25 से ज्यादा क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे डेयरी तो है ही, मछली पालन, अनाज की खरीद, भंडारण, बीज उत्पादन और भी बहुत कुछ। एक तरह से मल्टीपर्पस होंगी ये। भारत में पहले से ही काफी समितियां हैं शायद। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। लगभग 8.42 लाख सहकारी समितियां हैं और करीब 29 करोड़ सदस्य। दुनिया भर के सहकारी सदस्यों का लगभग 27% भारत में ही है। बाप रे! फिर भी चुनौतियां होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। जैसे कुछ राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है, सदस्यों की भागीदारी भी कहीं कहीं कम रहती है। तो ये नीति इन मुश्किलों से भी निपटने की कोशिश करेगी। एक्सपोर्ट पर भी ध्यान है, NCAL के जरिए, और शिक्षा के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। अच्छा, यानी स्केल, पहुंच, शिक्षा और जो कमियां हैं उन पर भी काम। ठीक है। चलिए, अब इस आर्थिक पहलू से थोड़ा हटकर एक काफी गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ निर्देश दिए हैं, और NCRB के आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। हाँ, ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है और इसीलिए सुकेदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो अंतरिम निर्देश आए हैं वो बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो ये कि हर शिक्षण संस्थान में एक अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए। कंपल्सरी अनिवार्य नीति। और हर 100 छात्रों पर कम से कम एक क्वालिफाइड काउंसलर होना जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात, प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को अलग करना या सबके सामने शर्मिंदा करना, इस पर साफ रोक है। ये तो बहुत ही जरूरी कदम है। कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। और भी कुछ है इन निर्देशों में, जैसे हेल्पलाइन वगैरह? जी हाँ, हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से डिस्प्ले करने होंगे। स्टाफ की साल में 2 बार ट्रेनिंग होगी ताकि वो मानसिक स्वास्थ्य संकट को पहचान सके। और SC, ST, OBC, LGBTQ+ समुदाय, दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी माहौल बनाना होगा। यौन उत्पीड़न और रैगिंग के लिए गोपनीय शिकायत प्रणाली भी बनानी होगी। क्या इन निर्देशों का कोई कानूनी आधार भी है, या ये सिर्फ सलाह की तरह है? नहीं, इनका मजबूत कानूनी आधार है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 वो पहले ही आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं मानता, उसे एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखता है। अच्छा। और संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान और मानसिक कल्याण के साथ जीना है। तो ये निर्देश उसी कानूनी ढांचे को लागू करवाते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई सामाजिक कल्याण की बात। अब चलते हैं पर्यावरण की तरफ। भारत के जलवायु लक्ष्य, पेरिस समझौते वाले, सुनने में आ रहा है कि कुछ लक्ष्य हमने समय से पहले ही पूरे कर लिए। हाँ, एक लक्ष्य है जो काफी चर्चा में है, वो है गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य। भारत की कुल बिजली बनाने की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका लगभग 50%।
50%। हाँ, लगभग 243 गीगावाट अब गैर जीवाश्म स्रोतों से आता है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो। और ये लक्ष्य 2030 का था, जो हमने अभी 2024 में ही हासिल कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, क्षमता 50% होने का मतलब ये नहीं है कि हम 50% बिजली इन्हीं स्रोतों से बना रहे हैं। अच्छा, तो फिर असल में कितनी बन रही है? असल में गैर जीवाश्म स्रोतों से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो अभी भी कुल उत्पादन का सिर्फ 28% के आसपास है। ओह, सिर्फ 28%? जी, और अगर हम पूरी ऊर्जा खपत देखें, मतलब जिसमें उद्योग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आ जाता है, तो उसमें क्लीन एनर्जी का हिस्सा और भी कम है, लगभग 6%। सिर्फ 6%? तो इसका मतलब हमारी निर्भरता कोयले और तेल पर अभी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, खासकर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन में। तो क्षमता बढ़ना एक बात है, और उसका वास्तविक इस्तेमाल और पूरी ऊर्जा मिक्स में उसका हिस्सा, वो दूसरी बात है। ये तो बड़ा अंतर है। अच्छा, और वो कार्बन सिंक वाला लक्ष्य, पेड़ लगाकर कार्बन सोखने वाला? हाँ, वो अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन CO2 सोखने का लक्ष्य, वो भी हासिल होने के करीब बताया जा रहा है। 2021 तक 2.29 अरब टन हो गया था। लेकिन यहाँ भी कुछ सवाल है, जैसे ये जो बढ़ोतरी है, क्या ये कुदरती विविध जंगलों से है या फिर मोनोकल्चर प्लांटेशन से, मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाने से? हाँ, जिसका उतना इकोलॉजिकल फायदा नहीं होता। सही कहा। और एक और आंकड़ा है उत्सर्जन तीव्रता का, यानी GDP की प्रति यूनिट उत्सर्जन। वो 2005 के मुकाबले 2020 तक 36% कम हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी कोई चिंता की बात है क्या? चिंता ये है कि एक तो 2020 के बाद के भरोसेमंद आंकड़े अभी नहीं हैं, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भले ही तीव्रता कम हो रही हो, क्या हमारा कुल उत्सर्जन बढ़ता रहेगा? मतलब क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए, शायद पहले आप 100 रुपए कमाने में 10 यूनिट प्रदूषण करते थे, अब आप 150 रुपए कमाने में मान लीजिए 12 यूनिट करते हैं। तो प्रति रुपया प्रदूषण कम हुआ, यानी तीव्रता घटी, पर कुल प्रदूषण तो बढ़ गया। हाँ, ये बात तो है। और जब तक स्टील, सीमेंट जैसे बड़े सेक्टर्स के लिए डीकार्बनाइजेशन के साफ रास्ते नहीं बनते, कुल उत्सर्जन बढ़ने का खतरा तो है ही। तो कुल मिलाकर आज हमने 3 अहम क्षेत्रों पर बात की। एक तरफ सहकारी आंदोलन को नई जान देने की कोशिश है, दूसरी तरफ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने की न्यायिक पहल, और तीसरी तरफ जलवायु लक्ष्यों में भारत की प्रगति। लेकिन साथ ही वो बारीकियां और चुनौतियां जिन पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर वो क्षमता बनाम उत्पादन वाला फर्क। हाँ, और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ये तीनों क्षेत्र आपस में कहीं जुड़ते हैं? क्या स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों को मजबूत करने से, जो हमारी पहली चर्चा थी, सामुदायिक कल्याण और जुड़ाव बढ़ सकता है? और क्या इससे मानसिक स्वास्थ्य, जो दूसरी चर्चा थी, पर भी अच्छा असर पड़ सकता है? ये एक दिलचस्प एंगल है। और क्या यही मजबूत समुदाय स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के समाधानों को अपनाने में, जो तीसरी चर्चा से जुड़ता है, ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं? हमारे स्रोत इन्हें सीधे तौर पर नहीं जोड़ते, लेकिन ये सोचने के लिए एक अहम सवाल जरूर है कि कैसे जमीनी स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता एक साथ काम कर सकती हैं। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल आगे विचार करने के लिए।